ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्नों का कलेक्शन है। देखिए पहला प्रश्न है आपका, कोचीन कोचीन जो बंदरगाह है, ये सागर नहीं होगा, कोचीन बंदरगाह पूछना चाह रहा है। ठीक है, कोचीन बंदरगाह निम्नलिखित किस क्षेत्र का हिस्सा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कोचीन बंदरगाह जो है ये पश्चिमी तट का हिस्सा है। कोचीन बंदरगाह याद रखिएगा, जो अरब सागर वाला जो एरिया है पश्चिमी तट, उसका हिस्सा है बिल्कुल ये आपका कोचीन बंदरगाह, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, लक्काद्वीप सागर जो है अपना, उसी में कोचीन बंदरगाह जो है वो पड़ जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो पूर्वी तट का हिस्सा है। याद रखिएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह पूर्वी तट का हिस्सा है और ये कोचीन बंदरगाह पश्चिमी तट का हिस्सा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके साथ डिस्कस कर लिया गया है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। ठीक है, और अभी करंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि जो मिलन अभ्यास है ना, जो मिलन सैन्य अभ्यास है, ये जो है विशाखापट्टनम में ही होने वाला है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, आपको कुछ आप वीडियो को रोकेंगे, आप इसका आंसर खुद देंगे, अगर नहीं बनता है तो मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो कर्क रेखा पहले होती कहाँ पर है, तो याद रखिएगा 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा होती है और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो है मकर रेखा होती है। ठीक है, और बात आ रही है, और जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को जो है माही और स्वर्ण रेखा नदी दो बार काटती हैं, तो ये बात भी याद रखिएगा। आपको माही तो पता होगा कि कर्क रेखा को दो बार काटती है, लेकिन स्वर्ण रेखा नदी भी जो है कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो ये क्वेश्चन आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और मुझे बताइए स्वर्ण रेखा नदी के किनारे कौन सा बहुत ही फेमस जो है प्लेस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर तो क्या हो जाएगा, देखिए पश्चिम बंगाल से गुजरती है। ठीक है, और स्पेशली एक बार प्रश्न पूछा था कि पश्चिम बंगाल से कौन सी जगह से गुजरती है, तो याद रखिएगा कृष्णा नगर से जो है पश्चिम बंगाल की गुजरती कर्क रेखा, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, राजस्थान के निचले एरिया से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। ठीक है, झारखंड से गुजरती है, वेस्ट बंगाल तो गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है और मिजोरम से भी गुजरती है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश जो है अरुणाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, आप बताइए इसका उत्तर। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करेंगे और उत्तर बताएंगे। ठीक है, तो हर्यक वंश के संस्थापक जो है बिंदुसार और बिंबिसार में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो याद रखिएगा बिंदुसार तो ये मौर्य वंश का है। ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का और अशोक का पिता है। ठीक है, बिंदुसार तो ये नहीं है बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता है, तो ये बात भी याद रखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार जो है हर्यक वंश का जो है ये संस्थापक माना जाता है बिंबिसार। इसका पुत्र था अजातशत्रु, याद रखिएगा। ठीक है, ये पितृहंता वंश जो हर्यक वंश होता है ना, ये पितृहंता वंश में इसको बोला जाता है। जैसे अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा, फिर अजातशत्रु को इसके बेटे कालाशोक ने मारकर राजगद्दी पर बैठा, इसलिए इसको पितृहंता वंश भी बोला जाता है। तो बिंबिसार का लड़का है अजातशत्रु, ठीक है, पुत्र है। और अजातशत्रु के टाइम पर ही राजगीर में जो है फर्स्ट बौद्ध काउंसिल, जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में, वो अजातशत्रु के टाइम पर ही हुई थी। और जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी ना, उसमें दो बुक्स लिखी गई थी, विनय पिटक और सुत्त पिटक। याद रखिएगा विनय पिटक को लिखने वाले थे कौन, उपाली। विनय पिटक को उपाली ने लिखा था और सुत्त पिटक को जो है आनंद ने लिखा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये अजातशत्रु के टाइम पर हुई थी और इसके राजगीर में, और यहीं पर दो बुक लिखी गई, विनय पिटक और सुत्त पिटक। विनय पिटक को लिखा उपाली ने और सुत्त पिटक को लिखा आनंद ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य तो हरे जो है मौर्य वंश का संस्थापक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ज़ेरोप्थेल्मिया, इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो मैं इसकी स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, MAIA। ठीक है, ज़ीरोप्थेल्मिया एक बार मैं फिर इसकी स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, वहाँ पर जो है जगह कम पड़ गया। ठीक है, PTHALAMIA, ज़ीरोप्थेल्मिया ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ज़ीरोप्थेल्मिया आप समझ गए होंगे। ठीक है, स्पेलिंग से। ठीक है, XEROPTHALAMIA। ठीक है, इसका स्पेलिंग ये है ज़ीरोप्थेल्मिया। ये कहाँ से संबंधित रोग है आपको बताना है, ये याद रखिएगा, ये आँख से संबंधित रोग है। इसमें क्या है, आँखें जो हैं वो सूख जाती हैं, आँखें सूख जाती हैं, और आँखों के सूखने को ही ज़ीरोप्थेल्मिया कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम जो है ये रेटिनॉल हो जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए कहाँ पर जो है स्टोर रहता है, तो याद रखिएगा यकृत, लीवर या जिगर में जो है विटामिन ए स्टोर रहता है। और ग्लाइकोजेन भी यकृत में ही स्टोर रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, और यकृत में
यकृत की बात है तो यकृत में जो है यकृत की मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है, मतलब यहाँ पर बहुत जल्दी रिकवरी होती है, सेल्स फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जल्दी होते हैं, ठीक है। और मिनिमम अगर रीजनरेशन पावर जो होती है वो माइंड में होती है, ठीक है। यहाँ पे न्यूरॉन सेल्स होते हैं, वो मिनिमम रीजनरेशन पावर होती है, मतलब यकृत में कोई चाकू मारेगा तो वहाँ का घाव जल्दी भर जाएगा, लेकिन सिर में चोट बहुत जल्दी नहीं भरती या फिर भरती ही नहीं है, इसीलिए जो है सिर की चोट बहुत गंभीर होती है। तो यकृत में मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होता है, ठीक है। और यूरिया भी यहीं पर बनता है, यकृत में ही बनता है। ग्लाइकोजन भी यहीं पर स्टोर होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन जो है मांसपेशियों के लिए जो है वो मांसपेशियों के लिए ज़रूरी होता है, मांसपेशियों में भी जो है ग्लाइकोजन उपलब्ध होता है, ये बात भी आप याद रखेंगे। और ग्लाइकोजन को काम पड़ने पर रिजर्व एनर्जी के रूप में भी बॉडी जो है वो उपयोग कर लेती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आँख। इससे मैंने बहुत सारे प्रश्न आपके जो है बनाने के और उसके उत्तर देने की कोशिश की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो जब तक कभी सहकारिता मंत्रालय नहीं बना था तब तक उससे पहले सबसे नवीन मंत्रालय था जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है। तो इसके आपसे डेट पूछी जा सकती है, याद रखिएगा 1 जून 2019 को जल शक्ति मंत्रालय का जो है गठन हुआ था। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन है कि बाघा जतिन और ब्रिटिश सेना के बीच भीषण युद्ध कहाँ पर हुआ था? याद रखिएगा बालासोर। बालासोर जो कि उड़ीसा में है, जहाँ पर बहुत सारे आजकल परीक्षण भी होते हैं, ठीक है। तो वहीं उसी जगह का नाम है बालासोर। बालासोर में बाघा जतिन और ब्रिटिश सेना के बीच भीषण मुठभेड़ हुआ था, याद रखिएगा। और उड़ीसा की बात याद आई है तो याद रखिएगा एक पाइका विद्रोह भी बहुत फेमस है जो कि 1817 में हुआ था बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में उड़ीसा में, ठीक है। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है लोगों को। याद रखिएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना 1924 के अंदर सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। फिर क्या हुआ था कि जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई 1928 में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की गई भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। और ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है इसका विलय जो है हो गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में। तो ये बात भी आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। तो ये जो है भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा स्थापित की गई थी। बस सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, सोशलिस्ट का जो है बस फर्क है, ठीक है। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस घटना के द्वारा मानी जाती है? तो याद रखिएगा जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला, इसको जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बनने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। और क्या बताया जा सकता है? जापान ने 1941 में, याद रखिएगा, जब पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था ना, इसके बाद यूएसए भी शामिल हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो ये घटना भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और एक दो तो फेमस घटनाएं हैं। एक 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नाम का जो है परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा में। और एक 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नाम का जो है परमाणु बम गिराया गया था नागासाकी में, जापान के 2 शहरों में। तो याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी नहीं है जो पश्चिम की ओर नहीं बहती है और एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है? मतलब ये पूछना चाह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है आप उस चीज़ को समझिए, ठीक है। कि वो पश्चिम की ओर नहीं बहती है, ठीक है। पश्चिम की ओर वो किसी दिशा में भी बह सकती है, ठीक है। और वो एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है, ठीक है, मतलब डेल्टा का निर्माण करती है। तो ऐसी नदी है कावेरी, याद रखिएगा। जो साबरमती है, माही है, ताप्ती है, और एक और नदी याद रख लीजिएगा वेरी फेमस है, नर्मदा। ये जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, याद रखिएगा, पश्चिम की तरफ बहती हैं, जिसमें से ताप्ती और नर्मदा जो है ये भ्रंश घाटी में बहती हैं, ठीक है। और ये जो है एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है। एस्चुरी और डेल्टा में क्या फ़र्क होता है मैं कभी बताऊंगा फिर, अभी तो ये मॉक टेस्ट चल रहा है, ठीक है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर लोग पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ नर्मदा और ताप्ती को ही समझते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन साबरमती और माही भी पश्चिम की ओर बहती हैं, याद रखिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वह यूरोपीय यात्री कौन सा था जो भारत आया और दारा शिकोह के संरक्षण में यहीं आकर बस गया? तो ऐसा यात्री था, याद रखिएगा, मनुकी। ये इटली से आया था, याद रखिएगा, ये इटली से आया था मनुकी और दारा शिकोह के संरक्षण में था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर इब्न बतूता दिख रहा है। इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब ये इब्न बतूता जो है MBT के शासनकाल में आया था, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया हुआ था। और ये मोरक्को निवासी था, ठीक है। और दिल्ली का काजी इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया था, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और रेहेला या सफ़रनामा, याद रखिएगा, इब्न बतूता की ही कृति है रेहेला। रेहेला या सफ़रनामा जो है इब्न बतूता की ही कृति है, याद रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। अगला प्रश्न है INS विक्रांत। INS विक्रांत क्या है?
तो ये 4 ऑप्शंस हैं आपके, क्या आप बता सकते हैं? INS विक्रांत का एक अन्य नाम और भी है, याद रखिएगा, IAC फर्स्ट, IAC 1 इसका नाम है, ठीक है। इसको बनाया था कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने, जो कि कोच्चि में है, और यह एक पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है भारत का, INS विक्रांत, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी? ये प्रश्न है आपका। इसका उत्तर हो जाएगा सीधे सीधे वेलेजली, रिचर्ड वेलेजली ने जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना करवाई थी। यहाँ पर मैकेंजी दिखला है, मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था जो है वो लागू की थी, ठीक है, याद रखिएगा। हेक्टर मुनरो ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगला प्रश्न है, मेट्रो रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? याद रखिएगा, मेट्रो रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता के अंदर है, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक ओवर में लगातार 6 छक्के लगाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन सा है? याद रखिएगा, यहाँ पर दिख रहे हैं युवराज सिंह। युवराज सिंह ने तो इंग्लैंड के खिलाफ 2020 वर्ल्ड कप में 2007 के अंदर स्टुअर्ट ब्रॉड के जो है 6 छक्के लगाए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहली बार प्रथम श्रेणी की बात हो रही है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रवि शास्त्री। रवि शास्त्री ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लगातार 6 छक्के मारने का रिकॉर्ड बनाया है। ये शकीबुल गनी तो आपके बिल्कुल एग्जाम में छपने ही वाला है, क्योंकि पदार्पण मैच में तिहरा शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज है, और ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और जो है और क्या बताया जा सकता है आपको? और बस मुझे तो अभी इतना ही याद आ रहा है। एजाज़ पटेल, हाँ एजाज़ पटेल बताना चाह रहा था। एजाज़ पटेल जो है जिम लेकर और अनिल कुंबले के बाद तीसरा जो खिलाड़ी बन गया, ये न्यूजीलैंड का है, जिसने 10 के 10 विकेट ले लिए टेस्ट मैच में, याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रवि शास्त्री। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किस द्वीप का नाम बदल कर किया गया है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर 3 द्वीप दिख रहे हैं, ठीक है। तो रॉस द्वीप का नाम जो है, ये अंडमान निकोबार के हैं तीनों द्वीप। रॉस द्वीप का नाम जो है सुबह नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। और याद रखिएगा, 23 जनवरी को हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बर्थडे के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हैवलॉक द्वीप दिख रहा है, तो हैवलॉक द्वीप जो है स्वराज द्वीप का नाम है, ठीक है, स्वराज द्वीप का नाम हैवलॉक द्वीप कर दिया गया है। नील द्वीप दिख रहा है, नील द्वीप का नाम जो है नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिया गया है, शहीद द्वीप, ठीक है। और हैवलॉक द्वीप का नाम सुषमा स्वराज के नाम पर स्वराज द्वीप किया गया है, ये बात भी याद रखिएगा। और रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है, ऐसे याद रखिएगा। रॉस बॉस, हैवलॉक क्या है? जब हम हमारा स्वराज नहीं होता, मतलब खुद का स्वराज नहीं होता, तो हम लॉक होते हैं, तो हैवलॉक द्वीप ऐसे कनेक्ट कर लीजिए। नील द्वीप क्या होता है? जब हम मरते हैं तो हमारा शरीर नीला पड़ जाता है, मतलब शहीद होते हैं, तो शहीद द्वीप हो गया नील द्वीप, ऐसे कुछ कनेक्ट कर लीजिए। आदिया बेट और खादिया बेट, ये द्वीप भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये गुजरात में है, जो है ताप्ती नदी बनाती है, याद रखिएगा, सूरत के पास। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारत माता की पेंटिंग को किसने बनाया था? याद रखिएगा, भारत माता की पेंटिंग को बनाया था अबींद्रनाथ टैगोर ने, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें बताने के लिए। मातंगनी हाजरा भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ से जुड़ी थी? तो मातंगनी जो हाजरा है, ये भारत छोड़ो आंदोलन में, याद रखिएगा, तमलुक मिदनापुर से जुड़ी थी। तमलुक मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल जो है, वहाँ से जो है मातंगनी हाजरा भारत छोड़ो आंदोलन में जुड़ी हुई थी। 8 अगस्त जो है 8 अगस्त 1942 को जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। यह एक लीडरलेस मूवमेंट था, याद रखिएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। यहाँ पर नादिया एक जगह दिख रही है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि नादिया की कौन सी बहुत फेमस जो है महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ था? याद रखिएगा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई 1947 को जो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है ब्रिटिश संसद में पारित हुआ था। और यहाँ पर एक मैं आपको और डेट बताना चाहूँगा, एक और डेट 3 जून 1947 की मैं आपको डेट बताना चाहूँगा। इस दिन माउंटबेटन प्लान, या माउंटबेटन प्लान को अन्य नाम भी आपको पता होना चाहिए, या बाल्कन प्लान और डिकी बर्ड प्लान, ये दोनों माउंटबेटन प्लान के ही नाम हैं। आपसे अगर बाल्कन प्लान पूछा जाता है या डिकी बर्ड प्लान पूछा जाता है, जो इंडिया और पाकिस्तान को जो डिवाइड किया गया था ना, माउंटबेटन प्लान या बाल्कन प्लान या डिकी बर्ड प्लान, तो ये 3 जून 1947 को ही आया था, और इससे इंडिया पाकिस्तान अलग हो गए थे, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, टीवी रिमोट में किसका प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, इंफ्रारेड का उपयोग जो है टीवी रिमोट में किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी में हीट ट्रीटमेंट के लिए भी इंफ्रारेड का यूज़ किया जाता है, और जो है ग्रीन हाउस गैस के रूप में भी इंफ्रारेड को जाना जाता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महासागर, जो प्रशांत महासागर है उसका आकार कैसा है? याद रखिएगा, प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुजाकार है।
और एस आकार में दिखता है अटलांटिक महासागर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट याद रखिएगा -39 डिग्री, -39 डिग्री सेल्सियस होता है मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट। इससे कम के लिए अल्कोहल थर्मामीटर यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। इससे कम के लिए अगर -39 डिग्री से जो कम नापना है उसके लिए जो है अल्कोहल थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर मरकरी की बात करते हैं तो ये रूम टेम्परेचर में भी तरल के रूप में रहता है। ऐसी धातु ये एकमात्र है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हेलाइट। हेलाइट निम्नलिखित में से किसका स्रोत है, आपको बताना है। तो हेलाइट याद रखिएगा साधारण नमक का स्रोत होता है हेलाइट, ठीक है। और साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। NaCl जो है ये साधारण नमक जो है हेलाइट, हेलाइट इसी का स्रोत होता है, ठीक है। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है कि केरल में जो मेनाजाइट, मेनाजाइट इसको मोनाजाइट बोलते हैं, मोनाजाइट बालू या मोनाजाइट सैंड बोलते हैं, मोनाजाइट सैंड। ये इसमें कौन सा जो है खनिज देखने को मिलता है, ये कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा थोरियम जो है केरल में मोनाजाइट सैंड में देखने को मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बता दिया गया है। और याद रखिएगा एक अयस्क आपको याद रखना है, पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड याद रखिएगा। पिच ब्लेंड जो है ये किसका किसका अयस्क होता है, ये यूरेनियम का भी अयस्क होता है और जो है थोरियम का भी अयस्क पिच ब्लेंड ही होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यूरेनियम अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यूरेनियम जो है ये मैक्सिमम कहाँ पर पाया जाता है, तो कजाकिस्तान में यूरेनियम मैक्सिमम पाया जाता है, याद रखिएगा। और कजाकिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड मतलब भू आबद्ध देश है, ये बात भी आप याद रखेंगे। और एक आपको कनाडा की अथाबास्का झील भी याद रखनी है, अथाबास्का झील, अथाबास्का झील भी आपको कनाडा की याद रखनी है। ये भी जो है यूरेनियम भंडार के लिए जानी जाती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बताए इस जो है एक एक क्वेश्चन से, ठीक है। तो थोरियम ये मोनाजाइट सैंड में पाई जाती है जो कि केरल में पाई जाती है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है चीन का वह शहर कौन सा है जो कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। याद रखिएगा हुबई। हुबई जो वुहान प्रांत में आता है, आपने वुहान प्रांत तो सुना होगा लेकिन हुबई नहीं सुना होगा। तो याद रखिएगा हुबई जो है ये जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित था कोरोना से, याद रखिएगा चीन का है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ये इसको ऐसे ही याद रखिएगा, ये लिखा ऐसा गया है MERS, इसका है मर्स। मर्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ये मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, याद रखिएगा मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये सार्स का ही जो है एक रूप है। जो कोरोना है ना, जो सार्स फैमिली का है, कोविड-19 जो है वो भी सार्स फैमिली का है, तो मर्स भी सार्स फैमिली का ही है। सार्स मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये जो है सबसे पहले सऊदी अरब में 2012 में देखा गया था मर्स, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये जो साउथ सूडान दिख रहा है ये जो है आप इसके बारे में मुझे एक फैक्ट बताना था लेकिन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन एंडोरा के बारे में मुझे याद आ गया है। एंडोरा में जो है एंडोरा जो है IMF का नवीनतम मेंबर है, याद रखिएगा, 190 नंबर का। और यूक्रेन में नाइपर नदी बहती है, याद रखिएगा नाइपर नदी जो है यूक्रेन को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। और यूक्रेन का तो आपको पता होगा डोनबास एरिया, डोनबास एरिया के लिए जो है इसमें संघर्ष चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष शुरू हुआ था डोनबास एरिया के कारण ही, ठीक है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हासिर ALO, इसको ऐसे लिखते हैं HASIR, हासिर ALO, ये क्या है आपसे पूछा गया। याद रखिएगा हासिर ALO पश्चिम बंगाल की एक स्कीम है जिसमें अगर 3 महीने में अगर 75 यूनिट आप बिजली जलाते हैं तो आपको कोई बिजली का बिल नहीं देना होगा। ये गरीबों के लिए मेन चलाई गई थी, ठीक है। तो हासिर ALO पश्चिम बंगाल की एक जो है योजना है जिसमें अगर आप 3 महीनों में 75 यूनिट बिजली जलाते हैं तो आपको इसका कोई चार्ज नहीं देना होगा अगर आप BPL में आते हैं, गरीबी रेखा में। अगला प्रश्न है सार्क, सॉरी नीचे चला गया ये। अगला प्रश्न है सार्क के बारे में। सार्क ऐसे लिखते हैं SAARC, मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जो 8 दिसंबर 1985 को जो है फॉर्म हुआ था ढाका के अंदर, याद रखिएगा ढाका के अंदर ये बना था। लेकिन इसका हेडक्वार्टर पूछा है तो इसका उत्तर हो जाएगा काठमांडू, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका उत्तर काठमांडू हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किस पर लागू होता है। याद रखिएगा फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है ना वो इलेक्ट्रिक जनरेटर, मतलब दायां हाथ मतलब राइट हैंड, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर पर जो है लागू होता है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, याद रखिएगा। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। ये जैसे इसका एक अपन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर फोर्स हो जाएगा, यहाँ पर फोर्स हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा और यहाँ पर करंट हो जाएगा। यहाँ पर करंट मेज़र करते हैं, ठीक है। तो ऐसे अपन एक हाथ ले लेते हैं, ठीक है, हाथ की उंगलियाँ ले लेते हैं। ये जैसे अंगूठा हो गया,
ये जैसे फर्स्ट फिंगर हो गई, ये सेकंड फिंगर हो गई, तो ऐसे ठीक है। इसको जो है फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल बोलते हैं, याद रखिएगा राइट हैंड रूल, ठीक है। ये फोर्स हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये करंट हो गया। और इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो जनरेटर जलाते हैं अपन, वो जनरेटर को चालू करने के लिए अपन ताकत किससे लगाएंगे, तो राइट हैंड से ही लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ करके याद रख लीजिएगा। और अगर आपसे पूछता है फ्लेमिंग का दाएं जो बाएं हाथ का नियम कौन सा है, तो लेफ्ट हैंड नियम है इलेक्ट्रिक मोटर से संबंधित, ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा धातु व्यापार केंद्र कौन सा है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा धातु व्यापार केंद्र जो है वो लंदन मेटल एक्सचेंज है। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लंदन मेटल एक्सचेंज, याद रखिएगा ये विश्व का सबसे बड़ा धातु व्यापार केंद्र है। ये विनीपेग दिख रहा है, मेटल एक्सचेंज तो छोड़ दीजिए, ये विनीपेग दिख रहा है जो ये कनाडा में है। और ये गेहूँ की सबसे बड़ी मंडी है विश्व की, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर शहरी संकुचन के आधार पर, याद रखिएगा शहरी संकुचन के आधार पर वो पूछ रहा है, तो दिल्ली हो जाएगा शहरी संकुचन के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जो है आबादी वाला शहर, याद रखिएगा, ठीक है। अगला और आखिरी प्रश्न है पैराद्वीप बंदर समुद्री बंदरगाह कहाँ पर है। तो याद रखिएगा भारत का सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह है वो पैराद्वीप बंदरगाह है, और वो उड़ीसा में है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, मोस्ट से भी ऊपर क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। कांडला गुजरात में है, ठीक है। कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है और वो गुजरात में। महाराष्ट्र के मुझे बंदरगाह आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए। और नोट मैंने आपके लिए डाला हुआ है, नोट ज़रूर पढ़ लीजिए। अपना स्कोर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। एवं इसे और ऐसे ही उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रश्नों के मॉक टेस्ट देने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं, आपका एक भी समय बर्बाद मैंने नहीं किया, ठीक है। मिलते हैं जल्द ही, आपका जैसा रिस्पॉन्स होगा तो नेक्स्ट जो है मॉक टेस्ट में आपके ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।